आप लोग सब ठीक हैं? यस सर, ठीक है। सब लोग हेल्दी हेल्दी हैं? नो सर। नो सर। बीमार हैं? सब तो नहीं सर। सेक्टर वाइज जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आपको पहले भी बताए थे कि अलग अलग जो इंटरप्राइजेज है उसमें डेयरी से सबसे ज़्यादा इनकम आता है। ओके, आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ रही है मेरी? यस सर। आज यस बहुत सर। अच्छा अटेंडेंस है, थैंक यू सो मच। आप लोग आज कम से कम 24-25 लोग हैं आज ज्वाइन किए हैं। तो ये मैं कह रहा था कि डेयरी जो है, जैसे कोई भी लाइफ कोई भी एनिमल्स का जो एनिमल्स इंटरप्राइजेज ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग फिश के बारे में बता रहे थे, फिश कल्चर, पीसी कल्चर के बारे में। उस तरह से पोल्ट्री अगर आप रखते हैं तो उसमें भी अच्छा इनकम आता है। 52 डेज में एक एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब। तो फिर डेयरी रखते हैं तो उससे भी अच्छा इनकम आता है, क्योंकि मिल्क बहुत कॉस्टली है और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसलिए। और मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब इसमें आयरन नहीं है बल्कि मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। आयरन नहीं है इसलिए अगर दूध में अगर गुड़ मिला दें तो एक कंप्लीट फूड बन जाता है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो मिल्क, एक मिल्क प्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा इंटरप्राइज हो सकता है फार्मर्स के लिए। इसलिए हम लोग डेयरी में अगर मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी एनिमल्स रखते हैं तो कोई फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। और जो आज के तारीख में जो वेस्ट का प्रॉब्लम है, आज वेस्ट का जो, जैसे वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है। जैसे आज हमारे बहुत सारे फार्मर्स हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग कराते हैं, तो क्या होता है कि जो क्रॉप का जो बाई प्रोडक्ट है उसका सही से यूटिलाइजेशन और सही से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखिए डेयरी एनिमल्स रखने से अगर तो उनको फीड के लिए ड्राई फॉडर चाहिए, ग्रीन फॉडर चाहिए। तो ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, इससे जो ड्राई फॉडर जो भूसा है, पैडी का हो या फिर आपका वीट का हो, तो उसको हम ड्राई फॉडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए 24 आवर्स में 5 to 6 kg डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपका ड्राई फॉडर जो है वो रिसाइकल हो जाता है। मतलब अगर अगर एनिमल को आप फीड करते हैं तो वो जो वेस्ट है वो रिसाइकल होकर के काउ डंग में एक अच्छा, मतलब एक बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट आपके पास मिल जाता है। तो काउ डंग को हम लोग इस्तेमाल बहुत सारे चीज़, मतलब वेराइटी ऑफ वेज वी कैन डू काउ डंग का। जैसे कंपोस्ट में ही बहुत सारा कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और जैसे जलावन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। तो काउ डंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, तो वो जो आज की तारीख में जो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ का मात्रा कम होते जा रहा है, मिट्टी का जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता जो घटते जा रहा है दिन ब दिन, इसका कारण क्या है? क्योंकि मृदा में, जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का मात्रा दिनों दिन घटते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसान एनिमल्स नहीं रखते हैं। तो इसलिए उनके खेतों में, या बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 50 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा खेत है, तो वो लोग कार्बनिक पदार्थ नहीं डाल पाते हैं खेतों में। तो उनके खेत में जैसे एक तरह का सिर्फ उनका जो खेती है, केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल एग्रीकल्चर हो गया, मतलब केमिकल वेस्ट हो गया है। तो उस परिस्थिति में अगर आप काउ डंग का और या जो ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल करें तो कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ेगा और पूरे सिस्टम का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मैं पहले भी क्लासेस में कह चुका हूँ कि हमारे पास आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें, क्योंकि खेती के लिए जो भूमि है दिन ब दिन कमते जा रहा है। बहुत सारा जो ज़मीन है वो दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है।
रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। बहुत लैंड का मतलब जो कृषि योग भूमि दिनों दिन घटते जा रहा है। अब चूंकि प्रोडक्टिविटी उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो हमको जंगल पर भी प्रेशर आता है, फॉरेस्ट लैंड को फिर एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारा अगर एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रेशर पड़ता है तो हमारा फॉरेस्ट लैंड भी घटते जाता है। तो हमको फॉरेस्ट लैंड जो है, फॉरेस्ट कवर भी बचाना है। वो तभी बच पाएगा जब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट जो हम प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें और बढ़ाएं भी। इसलिए IFS पहले ही बताया कि IF इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें फार्मर्स का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी या नेट रिटर्न, प्लस हम कम जगह में, कम एरिया में हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो IFS में आपको पहले ही बताया कि जैसे हम कुछ एरिया में फ्रूट्स का कल्टीवेशन भी करते हैं, फिर क्रॉप्स भी लेते हैं, फॉडर क्रॉप्स भी लेते हैं, डेयरी भी लेते हैं, पोल्ट्री भी लेते हैं, मशरूम कल्टीवेशन लेते हैं, टिश्यू कल्चर लेते हैं। तो एक तरह के सभी तरह के इंटरप्राइजेज को इनकॉर्पोरेट करने से हमारा बेटर रिसाइकलिंग होता है, फार्मर्स का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो इस लिहाज से हमारा डेयरी एक कंपोनेंट IFS का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम थोड़ा आज नटसेल में आपको बताएंगे कि डेयरी एनिमल्स को कैसे हाउसिंग किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फीड्स एंड फीडिंग स्ट्रेटजी फॉर डेयरी एनिमल्स, क्योंकि कोई भी डेयरी एनिमल्स जैसे हम रखते हैं तो हाउसिंग के साथ साथ फीडिंग 60% कॉस्ट जो है डेयरी एनिमल को रेज करने में 60% कॉस्ट फीडिंग का होता है। और फीड्स और फीडिंग अगर आप अच्छे से डेयरी एनिमल्स का करेंगे तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि आपको ऑप्टिमम मिल्क मिलता है, जितना आपको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, साथ साथ में जो आपका डेयरी एनिमल्स का और भी ओवरऑल हेल्थ अच्छा होने से, मतलब ज़्यादा दिन वो ड्राई पीरियड नहीं रहता है, मतलब प्रेगनेंसी जल्दी आ जाता है तो वो कम दिन ड्राई पीरियड रहता है। तो उसके कारण आपको फार्मर्स को ज़्यादा दिन तक खिलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप फीड अच्छा दे रहे हो, खिला रहे हो और आपको प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है तो लॉस होता है फार्मर को। अगर कोई भी एनिमल बहुत दिन तक ड्राई रह जाती है, मतलब सूखे अवस्था में रह जाती है, कभी कभी फार्मर्स को 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर तक ड्राई हो जाता है, या किसी तरह से बहुत सारे कारणों से मतलब गर्भाधारण नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज इससे फार्मर्स को बहुत लॉस होता है, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। इसलिए अगर आप अच्छा फीड देंगे एनिमल को तो मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेंगे और उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहने से नेट मतलब प्रेगनेंसी फिर गर्भाधारण होने के कारण फिर आपको फिर मिल्क प्रोडक्शन मिलने लगेगा। तो इस तरह से फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फीडिंग हमारे फार्मर्स बहुत नहीं जानते हैं कि हमको फीडिंग कैसे करना चाहिए, कितना मात्रा में चोकर मिलाना चाहिए, या और कितना मात्रा में हमको कितना मात्रा में खली मिलाना चाहिए, ड्राई फॉडर कितना होना चाहिए, ग्रीन फॉडर कितना होना चाहिए, और ग्रीन फॉडर का अवेलेबिलिटी हम सालों भर कैसे अपने फार्म पर अवेलेबल कर सकें। ये सब बहुत सारे चैलेंजेज है जो फार्मर्स नहीं कर पाते। ड्राई फॉडर का व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन ग्रीन फॉडर का व्यवस्था वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मिल्क ऑप्टिमम लेने के लिए ग्रीन फॉडर भी चाहिए, ड्राई फॉडर भी चाहिए, चोकर भी चाहिए, खली भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। आपको फीड सप्लीमेंट में मिनरल्स भी आपको देना पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल उस जानवर का और डेयरी एनिमल का जो भी है उसका आप पोटेंशियल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आप ले पाएंगे। ऑफ कोर्स ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीड समझते हैं ना? हेलो, ब्रीड समझते हैं कि नहीं समझते आप लोग? यस सर। यस सर। जैसे एक क्रॉस ब्रेड होता है काऊ, एक लोकल काऊ होता है, जैसे गिर, साहिवाल, ये सब लोकल हाई यील्डिंग काऊ है। थारपारकर,
ओंगोल, बहुत सारे हमारे कंट्री में ये सब गिर, साहिवाल, ये सब जितने भी जो इंडिजिनस ब्रीड होते हैं। इंडिजिनस मतलब जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश में ही अलग अलग लोकेलिटी में हाई यील्डिंग डेयरी कैटल्स हैं अवेलेबल है, जो कि बहुत मच दे आर वेरी मच मीन्स adapted to local climatic condition of that area। ठीक है। और जैसे एक एक्जोटिक काउ ब्रीड्स होते हैं। एक्जोटिक मतलब जो दूसरे देशों से, जैसे जर्सी है, हॉस्टेलियन फ्रीजियन है, बहुत सारे HF जिसको कहते हैं, और जर्सी है, तो ये फॉरेन कंट्री के एक्जोटिक ब्रीड्स हैं। और हमारे एक इंडिजिनस ब्रीड होते हैं, मतलब जो लोकली हमारे यहाँ बहुत सारे हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स हैं, जैसे बफेलो में मुर्रा है। तो इस तरह से हमारे लोकली बहुत सारे हाई मिल्क मतलब हाई यील्डिंग, और मतलब ऐसा लोग बताते हैं कि जो लोकल जो ब्रीड्स हैं उनका मिल्क का क्वालिटी भी अच्छा होता है और हाई यील्डिंग। तो इस तरह का हमारे पास जो डेयरी एनिमल्स हैं, तो क्रॉस ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी, जैसे पिछले क्लासेस में भी हम बताए थे कि आप धान, गेहूं या कोई भी फसल लेते हैं, वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वैरायटी आप अच्छा नहीं लेते as per the need of the as per the climatic condition of that particular place, if you are not choosing a proper variety, अच्छे वैरायटी आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप कितना भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे, आपका यील्ड नहीं बढ़ेगा। मतलब उस वैरायटी या ब्रीड, जैसे यहाँ पर डेयरी एनिमल्स में ब्रीड, तो उस ब्रीड का पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है। आम को आप इमली नहीं बना सकते हैं, आम को आम ही रहेगा। कहने का मतलब जो 1 kg 1 किलो 2 किलो दूध देते हैं गाय, बहुत सारे ऐसे क्या होता था पहले पुराने समय में कि जंगल ज़्यादा था, तो बहुत सारे छोटे छोटे गाय रहते थे 1 किलो 2 किलो दूध देने वाली, तो लोग 100-200 की संख्या में रखते थे और उसको जंगल में छोड़ दिए चरने के लिए। फिर शाम को वापस ला करके उसको दूध जितना 1 किलो 2 किलो जो भी दूध दिया अपना निकाल लिए। तो दैट इज नॉट ए गुड सिस्टम। अगर आपको अच्छा लेना है तो अच्छा ब्रीड का चुनाव, अच्छा नस्ल का गाय रखना बहुत जरूरी है, या पशुधन जो भी है, गाय या हुआ भैंस हो, जो भी आप अपने फार्म पर रखना चाहें, तो अच्छा ब्रीड बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियलिटीज होना चाहिए। अगर उसके अंदर पोटेंशियलिटीज नहीं है तो फिर उससे कोई फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा एक अच्छा ब्रीड का सिलेक्शन का कहीं भी जाइए, आप धान हो, गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, टमाटर हो, कोई भी फसल है, आम हो, अमरूद हो, इलाहाबादी लखनवी अमरूद का देखिए आप, उसका ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा प्रोडक्शन है। उस तरह से लंगड़ा आम यहाँ लोकली बनारस का है, तो अच्छा वेराइटी, अच्छा बहुत ही अच्छा आम है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए एडेप्टेबल है। तो इस तरह के जो वेराइटीज अगर आप ये करते हैं, चूज करते हैं, तो उसमें आप अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रोडक्शन मिल्क का हो या क्रॉप का प्रोडक्शन है, कुछ भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा ब्रीड नहीं है तो आप कितना भी करेंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डेयरी एनिमल्स जो आप ये कर रहे हैं, फार्मर्स हमारे यहाँ क्या करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर दूध वालों के लिए दिन रात खिलाते रहते हैं। अब देखिए, एक ब्रीड खाली चेंज करने से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सेम रखता है अगर कोई फार्मर, लेकिन खाली ब्रीड चेंज करने से उसका जो 2 लीटर दूध ले रहा था वो 5 लीटर एक टाइम में लेना शुरू कर देगा। अगर एक क्रॉस ब्रीड रखता है, जैसे जर्सी और इधर का क्रॉस ब्रीड, मतलब क्रॉस ब्रीड क्राउड भी होते हैं, जो हम लोग के यहाँ जो जर्सी या जो हम लोग कहते हैं, ये दे आर नॉट प्योर जर्सी, दे आर क्रॉस ब्रीड। तो इवन क्रॉस ब्रीड्स आर वेरी गुड ऑल्सो फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो अगर एक क्रॉस ब्रीड रखता है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब उनको हाउसिंग अगर उतना अच्छा नहीं मिलता फिर। तो ये चीज़ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आज देना चाहता था कि डेयरी का, एनिमल का क्या रोल है IFS में।
अभी आप तक अभी जो डिस्कस किया आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। जी सर। आलोक जी समझ में आया आज जो हम लोग हम बता रहे जी थे? मतलब ब्रीड का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स हाउसिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी एरिया जो है क्लीन, नीट एंड क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो वहाँ पर उसका जैसे उसमें रोग बीमारी होने का चांसेस कम रहता है। आप अक्सर देखेंगे जहाँ पर जो कंजेस्टेड एरिया रहता है, ये रहता है, वहाँ पर देखेंगे कि बीमारियों का अतिक्रमण ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये होता है। अगर आपका साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, तो वहाँ पर ये होता है। तो उसी तरह से इसमें तीन हम आप डेयरी के बारे में जो बता रहे थे, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हाउसिंग है। इम्पोर्टेंट मतलब सभी हैं, लेकिन हाउसिंग के उसको कैसे मतलब रख रखाव, उसके लिए घर का निर्माण कैसे करें। सेकेंड स्ट्रेटजी है फीडिंग एंड फीड्स एंड फीडिंग स्ट्रेटजी फॉर डेयरी एनिमल्स। एंड थर्ड वन जो है लाइव स्टॉक हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब इसमें जैसे लाइव स्टॉक हेल्थ मैनेजमेंट में मतलब कोई बीमारी होता है उससे कैसे मैनेज करें। मेरा बेसिक हमारा ज़्यादा इस पे फोकस है। ऑफ कोर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैं, पनीर बनाना, दही बनाना, लस्सी बनाना, ये सब भी बना करके फार्मर्स इनकम अपना बढ़ा सकते हैं। इसको वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। ये भी IFS में आता है, वैल्यू एडिशन। क्योंकि अगर कोई फार्मर ऐसे मिल्क बनाता है, अगर मिल्क बनाता है तो उसको कम ये हो सकता है मार्केट ना मिले। पनीर का मार्केट है, फिर जैसे दही का मार्केट है, तो वो अगर उसको वैल्यू एडिशन करता है फार्मर कोई, तो वो फिर उसका ज़्यादा प्राइस मिलता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और भी थोड़ा सा आपको लोग को थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा। नया इमर्जिंग एरिया है ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन। जैसे आज की तारीख में जैसे आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुने हैं? Yes, sir. जी सर। हेलो, यस सर। आलोक जी, Yes, sir. राहुल, आप सुने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? जी तो ऑर्गेनिक जैसे सिर्फ हम खाली ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता है, या ऑर्गेनिक राइस व्हीट ही की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऑर्गेनिक मिल्क भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और भी जितने भी ऑर्गेनिकली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपके इस कोर्स में भी एक इको फार्मिंग टॉपिक है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब नेचुरल फार्मिंग और इको फार्मिंग, जो कि इकोलॉजिकल बेस्ड पर है, जिसमें कि एक्सटर्नल इनपुट्स या इस तरह के इनपुट्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। एक्सटर्नल मतलब सिंथेटिक केमिकल्स का खास करके, तो वो एक अलग विधा है। मतलब दैट इज ऑल्सो ए वेरी स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट, समझ रहे हैं? तो वो भी एक अलग बहुत ही बड़ा ये है साइंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे उसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, उसका जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी प्रैक्टिसेस है, उनका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तभी आपको बहुत सारे सर्टिफाइंग एजेंसी इंडिया में है, तो वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ आपके जो फार्म से प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक मीट प्रोडक्शन, तो हम लोग इस तरह के ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन के बारे में भी हम IFS में सोच सकते हैं। मतलब ये फ्यूचर का ये है, आने वाला सालों में ये सब इस पे मतलब प्रीमियम प्राइस मिलेगा, तो लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको प्रीमियम प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जो प्राइस जो मतलब उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए ऑर्गेनिक मिल्क के लिए भी हमारे फार्मर सोच सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन है, और ये आपके नहीं मतलब का एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हाउसिंग है, फीडिंग स्ट्रेटजी है, और लाइफ स्ट्रेटजी। कहने का मतलब हाउसिंग और फीडिंग अगर आप अच्छा करते हैं डेयरी कैटल्स का, डेयरी एनिमल्स का, तो आपको जो हेल्थ का मैनेजमेंट, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जो खर्च करना पड़ता है वो बहुत आपका मिनिमम खर्च करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हेल्थ हमेशा ये रेकरिंग प्रॉब्लम है। कोई भी डेयरी एनिमल्स को कब ये एनिमल को ये लग जाएगा, मतलब बीमारी लग जाएगा, कोई नहीं जानता है।
क्योंकि लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व विद दिस थिंग। क्लाइमेटिक फैक्टर है, वेदर फैक्टर्स है, और एक हमारे जो फार्मर्स को एक और भी जो करना चाहिए, इसमें टॉपिक में नहीं है कि फार्मर्स को इंश्योरेंस, क्योंकि आप MAIRDM कर रहे हैं तो फार्मर्स को इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। जो भी एनिमल्स हैं, आप क्रॉस ब्रीड बहुत महंगा गाय आप खरीद के लाते हैं और उसका अगर इंश्योरेंस नहीं कराते तो अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको कुछ कम से कम उसके प्राइस का कुछ आपको क्षतिपूर्ति मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है इंश्योरेंस कराने से। हमारा ये कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करें साइंटिफिकली करें और बिजनेस मॉडल में करें। कहने का मतलब बिजनेस का जो सिद्धांत है, जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसका भी इंश्योरेंस कराता है ताकि हमारा इन केस ऑफ कैजुअलिटी या कुछ इवेंचुअलिटीज में हमको कुछ क्षतिपूर्ति मिल जाए। तो उस हिसाब से लेकर के अगर आप चलेंगे, अच्छा ब्रीड लेंगे और उसका इंश्योरेंस करा के चलेंगे, और फिर बाकी सब जो मैनेजमेंट है उसको साइंटिफिकली केयर करेंगे, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी, डेफिनेट प्रॉफिटेबिलिटी होगा, मतलब इनकम बढ़ेगा। बहुत सारे फार्मर ये करते हैं लेकिन इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, इतना महंगा गाय रखते हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कराना भी आजकल, और गवर्नमेंट भी इस बात को सपोर्ट कर रही है। इट इज़ नॉट ओनली लाइव स्टॉक बट क्रॉप का भी इंश्योरेंस हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए वेरी रिस्की जॉब, वेरी वेरी रिस्की जॉब। It is not only risk is not only with weather but market related also risks are there. कभी कभी कोई प्रोडक्ट का आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। There are so many risk is involved in case of agriculture. So a lot of challenges farmer has to face, and that must be addressed scientifically so that his net profitability or his net income can be enhanced. So now this housing of dairy animals, इसमें मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं फोकस करूँगा, लेकिन टेल टू टेल हेड टू हेड सिस्टम इसमें हाउसिंग में है। तो हाउसिंग के एक ब्रीड, अच्छा ब्रीड होना चाहिए आपको। मेन पर्पस ऑफ लाइफ प्रोडक्शन इज टू कन्वर्ट द एनर्जी in feed into products that can be utilized by human beings such as milk, eggs, meat, wool, hair, hides and skins, broad power and manure. तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का हमारा वेराइटी ऑफ यूजेज हो सकता है। आप एग के लिए कर सकते हैं, मीट के लिए कर सकते हैं, वूल के लिए कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ नाउ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल। देखिए यहाँ पर एक मैं हाईलाइट करना पड़ चाहूँगा कि wherever animals are housed, 5 freedoms, 5F मान लीजिए आप, 5 freedoms should be there. The basic requirements such as agreeable physical environment is necessary, and the animals should be well cared of. The 5 freedoms are set of 5 basic rules concerning the welfare of animals. They apply to the housing of both aged and small animals. Freedom from hunger and thirst. सबसे पहला रिक्विजिट है हंगर और पानी का उनको सुविधा होना चाहिए, और हंगरी उनको खाना टाइम से मिलना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फोर्ट, जैसे हम लोग सेंसिटिव हैं कि हमको गर्मी लगती है, हमको ठंडी लगती है, उस तरह से एनिमल भी डिस्कम्फोर्ट के रिस्पेक्ट में बहुत सेंसिटिव है, खास करके काउज। आप काउज के साथ इनसेंसिटिविटी के साथ व्यवहार करेंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा, प्लस मिल्क का क्वालिटी भी घट जाएगा। अगर काऊ को अगर मान लीजिए कि अगर वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और आपको धूप में उसको बांध के रख देंगे तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करेगी और फिर आपका मिल्क भी घट जाएगा। कहने का मतलब उसको मैक्सिमम कंफर्ट देना है, जितना हो सकता है कंफर्ट देना है। इसीलिए हमारे यहाँ फार्म पर कूलर भी लगाया गया है, फैंस भी लगाते हैं हम लोग क्रॉस ब्रीड काउज के लिए। फैंस के अलावा कूलर्स भी लगाते हैं। उनको गर्मियों में पूरा पानी का स्प्रे विंडोज में ये लगा करके, जूट का बोरी का ये बना करके उस पर स्प्रे पानी का स्प्रे करते हैं।
ताकि उनको मतलब एक एयर कूलिंग मतलब कूलिंग का माहौल थोड़ा सा अंदर में रहे, क्योंकि हीट के और कोल्ड दे आर वेरी सेंसिटिव, एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव। तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फोर्ट, उनको जिस टाइम में मान लो मिल्किंग करना है उस टाइम में आप 5 बजे तो 5 बजे ही करिए, एक टाइम बना लीजिए। 6 बजे करते हैं तो 6 बजे ही मिल्किंग का, जिस टाइम में मिल्किंग करना है उसी टाइम में मिल्क आपको करना है रेगुलर, अदरवाइज दे आर वेरी सेंसिटिव। फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजुरी एंड डिजीज, उनको पेन और इंजुरी और डिजीज से फ्री होना चाहिए, उनको इंजुरी नहीं होना चाहिए। आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं, ये करते हैं, तो उनको पेन नहीं होना चाहिए। डिजीज तो आपको जानते ही है हेल्थ में आता है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर, उनको अपना नॉर्मल घूमने फिरने, नॉर्मल बिहेवियर एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस, उनको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई जो पशुधन को रखते हैं, दूध नहीं दे रही है तो पीटना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही गलत, मतलब ये दैट इज वेरी इनह्यूमन बिहेवियर। तो जितना फियर आप में आप रखेंगे तो एनिमल मैक्सिमम का प्रोडक्शन ऑफ एनिमल उतना आपको मिल्क नहीं दे पाएगा। बहुत सारे केसेस में देखेंगे जो खास करके डेयरी फार्मिंग जो करते हैं, उनको मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, तो वो चाहते हैं कि अगर दूध नहीं दे रही है तो उसका कारण सोचिए, देखिए कि क्यों, वाई दैट द रीजन शुड बी एड्रेस्ड, नॉट दैट बीट द एनिमल। ऐसा नहीं कि आप एनिमल को बीट करने से आपको बहुत ज़्यादा दूध मिल जाए। तो टाइप एंड सिस्टम ऑफ, ये 5 फ्रीडम, 5 एप्स शुड बी देयर, 5 फ्रीडम शुड बी देयर। दैट सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी एनिमल को हंगर और थर्स्ट नहीं होना चाहिए, टाइम से उसको पानी मिलना चाहिए, टाइम से उसको खाना मिलना चाहिए, देन यू कैन गेट ऑप्टिमम प्रोडक्शन। जैसे 2 types of dairy barns are in general used in the present time. First one, the loose housing barn in combination with some type of milking barn or parlour, and second one, the conventional dairy barn. In loose housing, it is system of housing in which animals are kept loose. ठीक है, एक लूज हाउसिंग सिस्टम होता है जिसमें कि एनिमल्स को लूजली, मतलब ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। इट इज सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन विच एनिमल्स आर केप्ट लूज इन एन ओपन पैडॉक इन ए ग्रुप ऑफ 40 to 50 थ्रू आउट द डे एंड नाइट, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ मिल्किंग। टाइम ऑफ मिल्किंग के टाइम में उनको मतलब उनको टाई किया जाता है, अदरवाइज इनको फ्री, जितना फ्री रहेंगे तो उनको एक लूज सिस्टम, इसको हम लूज सिस्टम कहते हैं, लूज हाउसिंग बार्न। ओके, at the time of milking and some other specific purposes like treatment, breeding, when the, जैसे आप डिजीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में animals are tired, and then common shelter is provided along on side of open paddock under which animals can retire when it is very hot or cold। मतलब एक शेल्टर भी रहता है और साथ में खुला पूरा ये रहता है, क्या कि उसमें क्या है कि एनिमल्स पूरा घूमते हैं, टहलते हैं, और जब उनको कभी गर्मी लगता है तो वो आकर के फिर शेल्टर में भी रेस्ट ले सकते हैं, रेन हो, कोल्ड हो, हॉट हो, हॉट डे हो। तो और ये जो पूरा सिस्टम होता है इनक्लोज बाय वॉल और रेलिंग होता है, पूरा वॉल से और रेलिंग से वो इनक्लोज होता है ताकि एनिमल्स इधर से उधर नहीं जा सके। एंड कॉमन फीड मैनेजर एंड वाटर टैंक अलॉन्ग विथ कवर्ड स्टैंडिंग स्पेस इज प्रोवाइडेड। तो कॉमन फीड मैनेजर होता है जहाँ पर कॉमनली सब एक साथ जाके फीडिंग करते हैं, और वाटर टैंक होता है जहाँ की वो पानी पीने के लिए भी एक जगह एक टैंक लंबा बना देते हैं, वहाँ पर सभी एनिमल्स जाके पानी पीते हैं। along with covered standing space is provided and concentrates are fed at the milking time। और मिल्किंग टाइम में उनको जो कॉन्सेंट्रेट्स जो खिलाते हैं वो मिल्किंग टाइम में खिलाया जाता है, विच इज डन इन ए सेपरेट मिल्किंग बार्न और पार्लर इन विच काउज आर सिक्योर्ड एट मिल्किंग टाइम एंड आर फ्री। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज चीपर, फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल,
द एनिमल्स विल मूव फ्रीली सो दैट इट विल गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि फ्री रहने से उनको सफिशिएंट एक्सरसाइज मिलता है। द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, और एनिमल साफ सुथरा मतलब रहती हैं। कॉमन फीडिंग एंड वाटरिंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। कॉमन फीडिंग और वाटरिंग अरेंजमेंट इसमें ये है, अलग से सबको अलग अलग खिलाना नहीं है, एक साथ कॉमन फीडिंग दे दिए और उसके बाद वाटरिंग भी एक ही साथ हो गया। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द एनिमल्स आर मिल्क इन ए सेपरेट मिल्किंग बार। और साफ सुथरा मिल्क भी प्रोडक्शन होता है क्योंकि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मिल्किंग बार में उनको मिल्क किया जाता है। स्ट्रेस डिटेक्शन इज less prone to fire hazards to animals. At least 10 to 15% more stock than standard can be accommodated. और जितना भी 10 से 15% ज़्यादा संख्या में आप रख सकते हैं, लेकिन there are some disadvantages also. It is not suitable for temperate Himalaya region and heavy rainfall. Heavy rainfall areas के लिए suitable नहीं है. It requires more floor space. इसमें floor space ज़्यादा चाहिए क्योंकि एनिमल्स को घूमने टहलने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। एंड देयर इज कंपटीशन फॉर फीड। इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो होता है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा फीड खा जाता है, तो देयर इज कंपटीशन फॉर फीड। सो अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल इज नॉट पॉसिबल। इंडिविजुअल एनिमल का अटेंशन पॉसिबल नहीं है। एंड ए सेपरेट मिल्किंग बार इज नीडेड फॉर मिल्किंग ऑफ एनिमल्स। मिल्किंग बार चाहिए एनिमल्स के लिए। सेकेंड वन जो कॉमन है हम लोग के यहाँ, conventional bar. On the other hand, the conventional bar closed system, there is greater protection during winter season, but proportionately the cost is very high. इसमें थोड़ा cost high होता है. In this system of housing, the animals are confined together on a platform and secured at a neck by neck chain, या जैसे गले में जैसे हम लोग आप देखे ही होंगे बांध करके रखते हैं। The animals are fed as well as milked at the same bar, सेम प्लेस में ही। जैसे देखिए एक सिस्टम है जिसमें कि एनिमल्स को रखा गया है। These barns are completely covered with roofs and sidewalls and closed with windows, ventilators. तो ये जैसे इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें कि ये हेड टू हेड है। देखिए यहाँ हेड टू हेड सिस्टम है, इसमें यहाँ चारा दिया गया है, तो इस तरह से इनको एक साथ बांध करके रखा जाता है। एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाउसिंग इज द एनिमल्स एंड मेन केयरिंग ऑफ एनिमल्स आर लेस एक्सपोज टू हार्श एनवायरनमेंट। द एनिमल्स कैन बी केप्ट क्लीन, डिजीज आर बेटर कंट्रोल्ड, इंडिविजुअल केयर कैन बी गिवन, सेपरेट मिल्किंग बार इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें इंडिविजुअल केयर आप कर सकते हैं, डिजीज भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एनिमल्स को साफ सफाई भी अच्छे से कर सकते हैं। एनिमल्स एंड मेन केयरिंग ऑफ एनिमल्स आर लेस एक्सपोज टू हार्श एनवायरनमेंट। और आदमी को बाहर ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, वहीं जहाँ बंधे रहते हैं वहीं पर सब कुछ करना रहता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर डिसएडवांटेजेज है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। फ्यूचर एक्सपेंशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार आप पक्का कंस्ट्रक्शन आप कर दिए तो फ्यूचर का एक्सपेंशन मुश्किल हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए ये सूटेबल नहीं है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कंडीशन होता है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ टेल टू टेल सिस्टम, जनरली अंडर कन्वेंशनल बार सिस्टम एनिमल आर अरेंज इन ए सिंगल रो, द नंबर्स ऑफ एनिमल आर लेस। एक ही रो में अगर कम संख्या है तो एक रो में करते हैं, say 10, or in double row if the herd is a large one. In double row housing, the animal should be so arranged that the animal face out tail to tail system or facing head to head system. मतलब दो सिस्टम होता है, एक टेल टू टेल और एक फेस टू फेस। ठीक है, मतलब एक टेल टू टेल, एक का टेल दूसरे का टेल आपस में एक तरफ से ये दिखते हैं, और ये जैसे हेड टू हेड सिस्टम है, यहाँ पर जो फोटोग्राफ में दिख रहा है ये क्या है, हेड टू हेड सिस्टम। ठीक है, ये हेड टू हेड सिस्टम है हाउसिंग का, और एक टेल टू टेल सिस्टम जिसमें कि ये मतलब वो भी मतलब कन्वेंशनल बार सिस्टम में है। These are the advantages of tail to tail system. Under the average conditions of 125 to
50 man hours of labor are required per cow per year. Time motion study in dairies showed that 15% of expended time is spent in front of the cow and 25% in other parts of the work and the milk house, and 60% of the time is spent behind the cows. Time spent at the back of the cows is 4 times more than the time of spent in front of them. In cleaning and milking the cows, the wide middle LA, जैसे टेल टू टेल सिस्टम में ना मिडिल में हम एलेज एक पाथवे का थोड़ा चौड़ा पाथवे रहता है, तो उसमें क्योंकि क्लीनिंग जो उनका जहाँ बैठने का जगह उसको क्लीनिंग के लिए मिल्किंग के लिए थोड़ा आने जाने का वो सब रास्ता चाहिए था, तो वाइड हमारे फार्म पर टेल टू टेल सिस्टम है। क्योंकि आप अभी हेलो आप लोग का लेकिन अभी आवाज जो फोटो दिखाए सर, फोटो दिखाए उसमें तो ये सिस्टम दिखाया ना, फेस टू हेलो फेस सिस्टम में भी रास्ता दिखाया। हेलो, हाँ हाँ नहीं तो उसमें भी रास्ता देखा है, उसमें भी रास्ता चाहिए ना उनको फीडिंग वूडिंग देने के लिए। एक हेड टू नहीं हेड तो हेड टू हेड सिस्टम में भी तो रास्ता है ही सर। आप बोले कि टेल टू टेल सिस्टम में रास्ता होगा, हेड टू हेड टेल सिस्टम में भी है। हाँ हाँ हमारे यहाँ जो फार्म पर है वो टेल टू टेल सिस्टम है, तो उसमें भी रास्ता देते हैं, हेड टू हेड सिस्टम में भी रास्ता देते हैं। ओके हाँ। सर वो बोले सर कि गाय सबको जितने भी पशु रखेंगे उसको खुला छोड़ देंगे तो हाँ साफ सुथरा रहेगा, लेकिन खुला छोड़ देंगे सर तो सब जगह गोबर 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 हो जाएगा ना सर, तो गंदगी हो जाएगा ना, साफ सुथरा कैसे रहेगा। क्लीनिंग भी तो करेंगे उसको। जैसे बाहर में रहने से क्या होता है कि जैसे उनको मूवमेंट का चांस ज़्यादा मिलता है, एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ रहे हैं सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब अगर जैसे देखिए कंपाउंड में खुला छोड़ देंगे तो मेरा बात कीजिए। गाय तो कहीं भी गोबर। ओके ओके जैसे टेल टेल सिस्टम में क्या है कि एक जगह बैठते हैं वहीं पर वो अपना लीटर करेंगे, तो वो क्या अगर लीटर करने के से उसमें ज़्यादा गंदगी होने का चांस रहता है। देखिए सफाई दोनों में जरूरी है, समझ रहे हैं ना? तो सफाई दोनों में जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ा स्पेस मिलता है रिलेटिवली। जैसे जो बड़ा जगह रहता है ना तो उसमें घूमने फिरने का उनको चांस ज़्यादा मिलता है। अब बड़ा का मतलब ये नहीं इतना छोटा एक छोटे कंपाउंड में नहीं रखना है उनको, उनको थोड़ा सा बड़ा एरिया में चाहिए, उनको घूमने फिरने चरने का भी नहीं जगह सर वो चाहिए। नहीं, जैसे आप ये तो हो गया ये टेल टू टेल सिस्टम और फेस टू फेस सिस्टम, ये दोनों डिफरेंस है। इस सिस्टम में तो बांध के ही रखेंगे, खुला तो रखेंगे नहीं। लेकिन राइट इसके पहले जो बता रहे थे कि कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में मतलब आपका बड़ा कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में आप जानवर को खुला छोड़ देंगे और ताकि वो राइट एक्सरसाइज कर सके और उससे कंपाउंड क्लीन वगैरह भी रहेगा, पशु स्वस्थ रहेंगे और हाँ लोग मतलब उसका डिसएडवांटेज भी बताया, एडवांटेज भी बताया। लेकिन हाँ उस एडवांटेज में ये चीज नहीं बताया सर कि गोबर करने का ये है कि जैसे जहाँ कहीं भी डंग हो सकता है, काऊ डंग या जो भी पशु है, जहाँ यहाँ तहाँ हर जगह हो जाएगा, तो उसके लिए तो सफाई में डिसएडवांटेज में चला जाएगा ना सर वो। ओके ओके एक मिनट देखिए, द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, यहाँ कैन भी है, आप देखिए वर्ड देखिए, द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, इसमें लूज सिस्टम में देखिए लूज हाउसिंग में देखिए दोनों में हम बोल रहे हैं कि सफाई की जरूरत है। द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, ठीक है? जी सर। देखिए कहीं भी जैसे आप एनिमल इतना जैसे आप एक साथ ज़्यादा संख्या में रख रहे हैं, एनिमल्स रख रहे हैं, तो साफ सफाई का जरूरी सब जगह होगा, लेकिन रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिवली इसमें थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई की जरूरत होता है हेड टू हेड और टेल टू टेल सिस्टम में, क्योंकि एक साथ साथ ही रहते हैं ना ज़्यादा एक मतलब, और इस समझ रहे कि नहीं? और इसमें आसान भी तो है सर, लेकिन हेड टू हेड सिस्टम है और फेस टू फेस सिस्टम में तो आसान भी है। आदमी मतलब इसमें तो एक व्यवस्था भी है कि एक ढलान टाइप बना देता है तो गोबर खुद से मतलब इकट्ठा होकर स्टोर हो जाती है और कोई एक आदमी या दो आदमी आते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो लूजिंग सिस्टम, हाउसिंग सिस्टम में तो आदमी दिन भर कलेक्ट करते रह जाएगा सर। ऐसा लूज सिस्टम मतलब ये नहीं है कि ये जैसे आप सोचे कि ये बड़े एरिया में कंपाउंड बना के छोड़ते हैं, जैसे विदेशों में आप देखेंगे हमारे यहाँ चूँकि एरिया कम होता है तो हम लोग उतना स्पेस नहीं दे पाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे वो जो आप कह रहे हैं काऊ डंग की बात, तो हमारे यहाँ स्पेस चूँकि कम है, हमारे पास एरिया कम है, लेकिन एडवांटेज के साथ है इसका डिसएडवांटेज। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर एंड फ्यूचर एक्सपेंशन इज डिफिकल्ट।
क्योंकि एक बार पक्का कंस्ट्रक्शन आप कर देंगे तो फ्यूचर जो एक्सपेंशन इज डिफिकल्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि एक साथ ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन ऐसा अब देखिए हमारे यहाँ जैसे आप फार्म पर, क्योंकि अभी आप लोग लॉकडाउन है, मैं चाह रहा था कि इस बार कम से कम आप लोग एक बार दिखा देते। तो अब जैसे देखिए अगर अभी खुलेगा तो मैं चाहूँगा कि कम से कम यहाँ लोकली जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आपको एक दिखा दे, और जो ये हैं जो वीडियो कॉलिंग से या इससे जैसे मतलब जो इस पे मीटिंग पर ही करके हम वर्चुअली ही जो बाहर जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी दिखा दें कि हमारे यहाँ कैसे ये सिस्टम। वर्चुअली भी तो देखा जा सकता है सर। हेलो वर्चुअली भी देख सकते हैं सर, उससे बहुत समझ में आ जाए। ऐसा है कि अभी अभी जैसे अगर देखते हैं, अगर हमारे पास क्योंकि कभी कभी नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं रहता है फार्म पर ना, नहीं तो मैं अपने से भी अकेले भी दिखा सकता हूँ आपको, मतलब इसी मीटिंग से गूगल मीट से ही इसको जैसे अभी दिखा रहे हैं, जैसे हम अपना फेस दिखा रहे हैं तो उस तरह से आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा समझने का ऐसा एक्चुअली ये प्रैक्टिकल वेरी जो हम IFS मॉडल की बात कर रहे हैं मोटा मोटी ये हमारे फार्म पर है ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग इट। मतलब ये कहीं इसका एक ये नहीं है कि मैं कोई ये तो थोड़ा सा जो कि कॉन्सेप्चुअल जो बता रहे हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ आपको भी बता रहे हैं, तो ये तो बहुत जगह का कंपाइल करके बनाया गया है, समझ रहे हैं PDF। लेकिन हमारे यहाँ जो एक्चुअली हमारे फार्म पर IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल 1 हेक्टेयर के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, वी आर प्रैक्टिसिंग इट। पूरा व्यवस्था हमारे पास है, हमारे पास पोल्ट्री के लिए हाउस है, मशरूम के लिए है, वैल्यू एडिशन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा ये स्पेस है जहाँ फार्मर्स को ट्रेनिंग भी हम देते हैं। PC कल्चर के लिए अनड्रेनेबल पॉन्ड जो आपको बता रहे थे पॉन्ड है, फिर हॉर्टिकल्चर का एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ की फ्रूट्स वगैरह रेज किए जा रहे हैं, वेजिटेबल ब्लॉक है, फिर क्रॉप्स के लिए भी क्रॉप्स ब्लॉक है जहाँ पर कि हम लोग क्रॉप्स को रेज करते हैं, फिर फॉडर ब्लॉक है जहाँ पर कि फॉडर हम लोग रेज मतलब 1-1 इंच का हम लोग फेंसिंग है, फेंसिंग पर हम लोग अलग तरह के पौधे लगाए हैं। तो हम लोग प्रत्येक मतलब जितना भी जगह है उसका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें कौन सा क्रॉप्स लगाएं या कैसे करें ताकि उस जगह का अच्छे से अच्छे यूटिलाइज हो सके और इंटीग्रेटेड वे में कर सकें। अभी थोड़ा सा चूँकि मैं प्रयास में था, मैं अपने जो हम लोग प्रैक्टिसिंग जो हमारा फार्म है उसमें कितना नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उन सब के बारे में बताएंगे। एक मतलब मैं सोच रहा था कि हमारा जो एक एनुअल रिपोर्ट या एनुअल जो असेसमेंट हम लोग करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिटेबिलिटी आया, कितना कॉस्ट आया, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको कि हमको PC कल्चर मतलब फीस से कितना आया, कहाँ कहाँ से कितना इनकम आया, हमारा कितना कॉस्ट इनकम हुआ और कितना हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी गेन किए। ये सब भी हमारे पास हर एक साल ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हुआ। ठीक है आलोक जी, आगे बढ़े। एक और बात पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए, कोई बात। ये बोल रहे थे ऑर्गेनिक ये डेयरी के बारे में, तो इसमें मेनली क्या करना होगा ये नहीं समझा। ये तो समझ एक ऑर्गेनिक डेयरी हो सकता है, पर इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं ये नहीं समझ में आया सर, मतलब कैसे हो सकता है। जैसे हम आलोक जी अभी आपको बता रहे थे, बहुत ही अच्छा सवाल आप पूछे। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो भी ऑर्गेनिक हम लोग या मिल्क हो या ये कोई प्रोडक्शन सिस्टम करते हैं तो वो एक प्रोटोकॉल है कि जैसे मिल्क को जैसे एनिमल्स को क्या क्या खिलाना है, समझ रहे हैं। जैसे एनिमल्स को जो फीडिंग भी करना है ना, वो भी ऑर्गेनिक जहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है उसका बाई प्रोडक्ट खिलाना है। कोई सिंथेटिक एनिमल्स को नहीं ये करना है। कोई उनका डिजीज वगैरह होता भी है तो लोकली जो अवेलेबल है या लोकल ये है, कहने का मतलब उसका एक प्रोटोकॉल है जो कि मैं अब चूँकि मैं उसका उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मतलब ऑर्गेनिक इसका, लेकिन एक मोटा मोटी जो हमको आइडिया है वो मैं डिस्कस बता रहा हूँ।
तो उसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल समझ रहे कि बहुत सारा इसके साथ है रिस्ट्रिक्शंस। उस चीज को जब कोई फार्मर या फार्म फॉलो करता है तब वो उसको सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हैं, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो फार्मर या जो प्रोड्यूसर उसको कर रहा है उस पे फार्म को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, और उसके लिए ऑथोराइज सर्टिफाइंग एजेंसीज है, वो सर्टिफिकेशन करती है कि हाँ इनका फार्म ऑर्गेनिक फार्म है, मतलब इस फार्म का जो भी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। और वो तभी सर्टिफाइंग एजेंसी उनको सर्टिफिकेट देती है जब वो सब प्रोटोकॉल को वो फार्मर्स वो फॉलो करते हैं। कुछ मोटा मोटी समझ में आया आलोक जी आपको? हाँ समझ में आया सर। कहने का मतलब एक प्रोटोकॉल है। जैसे हम एक क्रॉप, जैसे आपको हम लोग पिछले क्लास में हम बता रहे थे रेडफीड फार्मिंग के बारे में, तो उसी तरह से एक प्रोटोकॉल है। उनको सिंथेटिक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करना है। उनको जब डिजीज हो जाएगा तो कोई ऐसा सिंथेटिक जो इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं, उनको आइसोलेट करना है। फिर उनको जब अगर मान ली कि उनको बचाने के लिए आप सिंथेटिक दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं तो कितना कुछ पीरियड है, साल या 2 साल, उसके बाद जब वो फिर जब नॉर्मल हो जाएंगे तब उनको सिस्टम में ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन के लाना है, मतलब उनको आइसोलेट करना है उस एनिमल को। तो वो सब बहुत सारे उसका जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनिक मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बात आप बोला है, लेकिन मतलब फ्यूचर में और भी रिफाइनमेंट और भी चीज मतलब इसमें बातें हो रही हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्म में हम करते हैं तो हर्बिसाइड नहीं डाल सकते खरपतवार को मारने के लिए, मैनुअली वीड्स निकालना है। डिजीज भी हो जाएगा तो नीम का पत्ता या नीम पत्ती या और भी एक्सट्रैक्ट, जो भी आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी या इस तरह से उसके स्प्रे करके आपको उसके डिजीज को कंट्रोल करना है। जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डालना है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स पर ही पूरा प्रोडक्शन करना है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है जिसको कि फॉलो करना पड़ता है, तभी उस फार्म को सर्टिफिकेशन मिलेगा। हेलो, आगे जी बढ़े? सर। हाँ ओके। तो ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम, cows make a better showing for visitors when heads are together. The cows feel easier to get into their stalls. Sun rays shine in the gutter where they are needed most. Feeding of cows is easier. Both rows can be fed without backtracking. It is better for narrow barns. तो ये है कुछ ओरिएंटेशन की भी बात है कि मतलब साउथ वेस्ट, जैसे देखिए ओरिएंटेशन उनका कैसे होना चाहिए। जो हाउस जो बनाते हैं, जो अभी जैसे हम लोग आप देखेंगे कि साउथ फेसिंग जो भी घर मकान होता है उसमें ज़्यादा सोलर रेडिएशन आता है कि नहीं आता है? जितना भी साउथ फेसिंग होता है, क्योंकि सन जैसे जाड़े के दिनों में भी देखिए तो सूर्य जो है दक्षिणायन ही रहती है, और गर्मी के दिनों में सूर्य उत्तरायण होती है। तो उस टाइम में भी आप देखेंगे कि साउथ में सबसे ज़्यादा धूप आता है साउथ साइड में, कहने का मतलब साउथ वेस्ट साइड में। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी का रूम है तो सबसे ज़्यादा हीटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ओरिएंटेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ कि ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ ये डायरेक्शन से डिस्कस किया गया है, कैसे समर में कैसे सोलर रेडिएशन होता है, विंटर में कैसे होता है। देखिए समर में कैसे होता है, देखिए ऐसे
साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट जो है with the north-south orientation, the sun will strike every part of the floor area and area under and on either side of the roof at some time during the day. This will keep the floored area dry. A shaded area of 2.5 to 3 meters square per cow is adequate if feed and water troughs are placed away from the shaded area. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो आपका जो ड्राई रहेगा, ये ओरिएंटेशन एनिमल हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए सन का रेस कैसे फॉल करता है, उसके हिसाब से आपको अपना घर का जो डायरेक्शन बनाना चाहिए। अक्सर हमारे जैसे हम लोग, हमारे जैसे पिताजी मकान बनाते रहे थे तो बोले कि दक्षिण पश्चिम से के साइड से आप अगर घर बनाओगे उस तरफ से रूम होना चाहिए, आपका ओपन एरिया जो होना चाहिए ईस्ट होना चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ में चलेगा। लेकिन अगर साउथ वेस्ट से आप घर बनाएंगे तभी आपका घर के अंदर ठंडी रहेगी, नहीं तो साउथ वेस्ट से अगर आप की तरफ खुला रखेंगे तो उधर से लू भी ज़्यादा आता है और विंटर साइड में कोल्ड वेव भी ज़्यादा आता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट से हमेशा पहले घर बनाना चाहिए, उधर से अपना ओपन जो एरिया अपना घर का जो दरवाज़ा है, इसीलिए पूरब में जो रखने के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है पूरब साइड में। सर 11 ओके ठीक है, आप एक अटेंडेंस